नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम इपिकॉक होम्योपैथिक दवा के फ़ायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला लक्षण, कै कर लेने के पहले और बाद में भी जी मिचलाना बने रहना। जी मिचलाने की औषधियों में इपिकॉक का प्रमुख स्थान है। कोई भी शिकायत हो जिसमें जी की मिचली पाई जाए और कै करने के बाद भी मिचली बनी रहे तब भी दूर ना हो, शिकायत से पहले भी जी कच्चा हो और कै हो जाने के बाद भी जी कच्चा रहे, इस प्रकार की लगातार बने रहने वाली मिचली में इपिकॉक को ही ध्यान में रखना होगा। गरिष्ठ भोजन के कै या मिचली में पल्सेटिला और इपिकॉक की मैं तुलना कर देता हूँ। इस प्रकार की जी की मिचली प्रायः पेट की खराबी से हुआ करती है। खाने में गड़बड़ हुई तो मिचली भी शुरू हो गई। ऐसे समय पल्सेटिला और इपिकॉक इन दो औषधियों का क्षेत्र आ जाता है। दोनों में पेट की खराबी से जी मिचलाया करता है। दोनों में पेस्ट्री, आइसक्रीम, पूड़ी कचौड़ी, हलवा, गोश्त आदि गरिष्ठ पदार्थों के खाने से पेट खराब होता है। इन दोनों में भेद यह है कि मिचली में उल्टी अर्थात वोमिटिंग ना हो, भोजन पेट में पड़ा जी को खराब कर रहा हो, तब तो पल्सेटिला देना चाहिए। परंतु अगर भोजन पेट में से कै द्वारा निकल जाए और फिर भी मिचली बनी रहे तब इपिकॉक देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पल्सेटिला में जीभ पर एंटिम क्रूड के समान सफ़ेद या पीला गाढ़ा लेप चढ़ा रहता है। इपिकॉक में जीभ या तो बिल्कुल साफ होती है या बहुत थोड़ी मैल होती है, परंतु जीभ के लक्षण को निर्णायक लक्षण नहीं समझना चाहिए। सीना में जीभ बिल्कुल साफ रहती है, परंतु उसमें पेट में कृमि होने की वजह से उल्टी आ जाती है। डिजिटलिस में भी जीभ साफ रहती है, परंतु उसमें हृदय रोग के कारण उल्टी आ जाती है। टैबैकन में जरा हरकत से उल्टी आ जाती है। लोबेलिया में कमजोरी और पसीने के साथ उबकाई आती है। इपिकॉक और पल्सेटिला में पेट की खराबी से उल्टी आती है। वैसे उल्टी में प्रमुख स्थान इपिकॉक का ही है, इसे स्मरण करना चाहिए हमेशा। पेट में मिचलाहट के साथ काटने सा दर्द जो बाएं से दाएं को जाए। नाभि से नीचे या ऊपर पेट में ऐसा दर्द होता है जो दाएं से बाएं को जाता है। रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई कतरनी से काट रहा है। रोगी हिल नहीं सकता, जिस स्थिति में है उसी में स्थिर हो जाता है, सांस तक रुक जाता है। एक ही हालत में रोगी स्थिर बना रहता है। इस दर्द के साथ बेहद कमजोरी और जी की मिचलाहट बनी रहती है। इपिकॉक में जो भी रोग होगा उसके साथ जी की मिचलाहट भी जुड़ी रहेगी, इसे अवश्य ध्यान में रखिएगा। अगर जी की मिचलाहट किसी भी रोग के साथ जुड़ा रहे तो उसे एक बार अवश्य इपिकॉक देना चाहिए। आगे का लक्षण, खांसी के साथ जी की मिचलाहट। इस औषधि में खांसी के साथ भी मिचलाहट होती है। खांसते खांसते कै भी आ जाती है। यह सूखी खांसी होती है जिसमें रोगी खौं खौं करता है। इसमें रोगी का दम घुटने लगता है। हम आगे चलकर कुकुर खांसी का जिक्र करेंगे। यह खांसी भी वैसी ही होती है, भले ही उसे कुकुर खांसी ना कहा जाए। तो अगर खांसी के साथ भी जी मिचलाहट या उल्टी आ जा रही है, कै आ जा रही है, तो हमें अवश्य इपिकॉक का स्मरण करना चाहिए, इपिकॉक देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कैंट का कथन है कि रक्तस्राव में इस औषधि का इतना प्रमुख स्थान है कि इसके बिना वे रक्तस्राव का इलाज करने में ही असमर्थ रहते। वे लिखते हैं कि रक्तस्राव से उनका अभिप्राय सब प्रकार के रक्तस्राव से है। जरायु से रक्तस्राव, गुर्दों से रक्तस्राव, अतड़ियों से रक्तस्राव, पेट से रक्तस्राव, फेफड़ों से रक्तस्राव। अगर रक्तस्राव किसी स्थूल वस्तु के प्रहार आदि के कारण नहीं हो रहा, शारीरिक रोग के कारण हो रहा है, तो होम्योपैथिक औषधि से अवश्य लाभ होगा। जब जरायु से रुधिर लगातार रिस रहा हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद रुधिर का वेग बढ़ जाता हो, जैसे धमनी के रुधिर में होता है, वेग बढ़ने के साथ जरायु से चमकीला उज्ज्वल रुधिर बहता हो, रोगिणी समझती हो कि इससे वह बेहोश हो जाएगी, सांस लेना भारी पड़ रहा हो, रुधिर की मात्रा इतनी अधिक ना हो परंतु रुधिर की मात्रा की अपेक्षा कमजोरी, मिचलाहट, बेहोशी, पीलापन बहुत अधिक हो रहा हो, तब समझ लेना चाहिए कि इपिकॉक ही औषधि है।
आगे बढ़ते हैं, गुर्दों से रक्तस्राव। जब पेशाब में रुधिर हो, रुधिर के छोटे छोटे कण हो, थक्के हों, रुधिर का रंग बहुत अधिक लाल हो, बर्तन के नीचे रुधिर बैठ जाए, पीठ में गुर्दों की जगह सख्त दर्द हो, बार बार पेशाब जाने की हाजत हो, दर्द के कारण आक्रमण के साथ लाल रंग का पेशाब आता हो, तो इपिकॉक इस रुधिर को बंद कर देगा। अगर रुधिर जाते जाते रोगी रक्तहीन हो जाए, पीला पड़ जाए, तो चाइना से लाभ होगा। रक्तस्राव में इपिकॉक के बाद चाइना लाभ करता है। आगे देखते हैं, ब्रोंकाइटिस, जुकाम, दमा। ब्रोंकाइटिस में इपिकॉक तथा एंटिमटाट की तुलना भी करूंगा। बच्चों के ब्रोंकाइटिस अर्थात श्वास नली के शोथ में इपिकॉक का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसे डॉक्टर कैंट ने बच्चों का मित्र कहा है। बच्चों के ब्रोंकाइटिस में प्रायः इसी की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों को शुद्ध निमोनिया तो कम ही होता है, प्रायः श्वास नालिका के शोथ ब्रोंकाइटिस हो जाता है। सांस से घर घर की आवाज़ आती है, बच्चा खांसता है, उसका दम घुटता है और कमरे में दूर से सांस में घर घर की आवाज़ आती है। रोग शुरू होते ही यह अवस्था आ जाती है। घर घर की आवाज़ एंटिमटाट में भी आती है, परंतु इनमें भेद यह है कि इपिकॉक के लक्षण रोग शुरू होते ही दिखने लगते हैं। रोग शुरू होते ही घरघराहट और साए साए शुरू हो जाती है। एंटिमटाट में यह अवस्था देर में धीरे धीरे प्रकट होती है। इपिकॉक में शुरू में और एंटिमटाट में रोग ढलने पर, इपिकॉक में एकदम, एंटिम में क्रमशः लेट से। जब रोगी कफ को निकालने में असमर्थ हो जाता है, तब एंटिम में अंदर अटका हुआ कफ घरघराता रहता है। मालूम पड़ता है जरा सा ही खांसने से कफ निकल आएगा, परंतु ज़्यादा खांसने पर भी कफ नहीं निकलता। एंटिम में खांसी कम आती है, परंतु फेफड़े में कफ ज़्यादा जमा होता है। रोगी चुपचाप आंखें बंद करके पड़ा रहता है। इपिकॉक में ऐसा नहीं होता, इसका कफ कुछ न कुछ निकलता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इपिकॉक खांसी या कफ जमने के प्रथमावस्था में ही दिया जाता है, शुरुआत में ही। परंतु अगर रोग थोड़ा पुराना हो जाए, छाती में घरघराहट हो, कमजोरी ऐसा हो कि कफ ज़्यादा ना निकले, कोशिश करने के बाद भी ना निकल पाए, छाती में घरघराहट होती रहे, तब एंटिमटाट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जुकाम के लक्षण की तरफ देखते हैं। तो जुकाम में भी इपिकॉक से विशेष लाभ होता है। जब जुकाम के साथ नक्सीर फूटने का लक्षण मिला हो, तब इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। ठंड नाक में बैठ जाती है, रात को नाक बंद हो जाती है, छींकें आने लगती है, गले तक ठंड पहुंच जाती है, गला भी बैठ जाता है, पक जाने सा दर्द होता है, अंत में यह ठंड छाती तक पहुंच जाती है, सांस रुकने लगता है, नाक से चमकीला खून निकलता है। इस औषधि का श्वास यंत्र तथा रुधिर स्राव पर विशेष प्रभाव है, इसलिए ऐसे जुकाम में जिसमें श्वास यंत्र का कष्ट हो, जुकाम हो, नाक से खून आ जाता हो, इपिकॉक लाभ करता है। इपिकॉक का एक लक्षण है कुक्कुर खांसी अर्थात वूफिंग कफ में। इस औषधि का श्वास प्रणालिका पर जो प्रभाव है, उसके कारण कुक्कुर खांसी में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर देता है, कफ में पतला पतला झाग निकलता है, चेहरा पीला या नीला पड़ जाता है, कभी कभी कफ में रुधिर भी आ जाता है, खून भी आ जाता है, बच्चा ऐंठ जाता है। खांसी के साथ जी की मिचलाहट में हम इसका ऊपर उल्लेख भी कर आए हैं कि अगर खांसी के साथ जी की मिचलाहट बनी रहे तो आपको तो इपिकॉक देना ही है और इससे लाभ बिल्कुल हो जाता है। एक लक्षण है कि घास के समान हरे रंग का दस्त, डिसेंट्री का प्रकोप। डॉक्टर नैश का कहना है कि गर्मियों में बच्चों को 3 प्रकार के दस्त आ जाते हैं। पहला, खमीर के समान झाग वाले दस्त, दूसरा घास के समान हरे रंग के दस्त, आंव सहित या पनीले दस्त, और तीसरा डिसेंट्री वाले दस्त जिसमें थोड़ा बहुत रुधिर होता है। ये दस्त गर्मियों के दिनों में ज़्यादा खा जाने या गड़बड़ खाने से आने लगते हैं। अगर इनमें इपिकॉक 200 की एक मात्रा दे दी जाए तो कष्ट शीघ्र जाता रहता है। इधर ध्यान न देने से कोलन कशोथ अर्थात कोलाइटिस हो जाता है, आंव आने लगती है। इन दस्तों में जी मिचलाने के लक्षण के होने पर इपिकॉक देने में देर नहीं करनी चाहिए। तुरंत इपिकॉक 200 की मात्रा भी दे देंगे तो रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।
आगे देखते हैं डिसेंट्री या पेचिश का प्रकोप। डॉक्टर कैंट का कहना है कि जब पेचिश की बीमारी फैल जाती है, इसका प्रकोप हो जाता है, तब यह औषधि उत्तम साबित होती है। रोगी लगातार लगभग कमोड पर बैठा रहता है, थोड़ी सी आंव आती है या थोड़ा सा चमकीला रुधिर आता है, मरोड़ बड़ा जबरदस्त होता है, जलन होती है, मरोड़ के साथ थोड़ी थोड़ी आंव तथा खून जाता है। इस सब के साथ जी की मिचलाहट बनी रहती है। पखाने में जोर लगाते हुए दर्द इतना ज़्यादा होता है कि जी मिचलाने लगता है। कभी कभी पित्त की उल्टी भी हो जाती है। कभी कभी इस प्रकार के पेचिश का इतना प्रकोप हो जाता है कि सारे परिवार पर इसका आक्रमण हो जाता है। अगर पेचिश में मल के साथ सफ़ेद आंव का भाग अधिक रहे तो मर्कसॉल देना है, और अगर मल के साथ खून का भाग अधिक रहे तो मर्ककॉर दिया जाता है। अगर पेचिश के साथ जी मिचलाए तो इपिकॉक दिया जाता है। ऐसे में इपिकॉक देंगे तो पेचिश भी ठीक होगा, जी मिचलाना सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं। एक लक्षण है कि मलेरिया ज्वर में डॉक्टर इपिकॉक का प्रयोग करते थे। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि अगर किसी औषधि विशेष का लक्षण ना हो तो मलेरिया ज्वर में शुरू में वे इपिकॉक का प्रयोग करते थे। इससे उन्हें अनेक दवाओं में से एक के चुनने की झंझट में नहीं पड़ना पड़ता था। इपिकॉक के ज्वर में प्यास नहीं रहती। कुनीन का अधिक सेवन करने से अगर मलेरिया ज्वर दब जाए और कोई दूसरा उपद्रव उठ खड़े हों तो इपिकॉक का प्रयोग से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। टाइफाइड आदि ज्वर के बाद जब थोड़ा थोड़ा बुखार बना रहता है, घटता नहीं है, तब भी इस औषधि से लटकते बुखार को यह समाप्त कर देता है, पूरी तरह से ठीक कर देता है। अंतिम में हम लोग शक्ति तथा प्रकृति की बात करेंगे। 3 शक्ति से 200 शक्ति तक इसका होम्योपैथी में बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। हानीमैन का कथन है कि यह एक अल्पकालिक अर्थात शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, औषधि है। अनुभव से यह देखा गया है कि 200 शक्ति बहुत अच्छा काम करती है। इसे बार बार दोहराया जा सकता है, परंतु लाभ दिखते ही औषधि को बंद कर देना चाहिए। यह नियम हर होम्योपैथिक औषधि के विषय में लागू है। औषधि गर्म प्रकृति के लिए है, अर्थात गर्मी से रोग बढ़ता है। और जब भी कोई ऐसा आपको इपिकॉक से लक्षण मिले तो आप 200 पोटेंसी में बिल्कुल इसका सेवन कर सकते हैं दिन में एक बार, और वैसा समस्त लक्षण आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो, या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।